बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम उशर के बारे में है, यानी ज़रई ज़मीन से जो पैदावार हासिल होती है उस पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उशर कहते हैं। उशर का मतलब 10वां हिस्सा है, यानी नफ़ा कमाने की गर्ज से, प्रॉफिट कमाने की गर्ज से ज़रई ज़मीन पर जो कोई भी फसल या अनाज वगैरह काश्त किया जाए उसकी पैदावार पर 10% उशर अदा करना लाजिम हो जाता है। ये आपको बताते चलें कि उशर अदा करने के लिए 1 साल वाली शर्त लाजिम नहीं होती जो कि ज़कात पर लाजिम होती है। उशर के मामले में जब फसल या अनाज तैयार हो जाए तो उसकी कटाई के मौके पर उशर अदा करना होता है। उशर अदा करने के लिए 2 तरह की ज़रई ज़मीनें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली ज़रई ज़मीन तो वो ज़रई ज़मीन है जो कि बारिश के पानी से सैराब होती है। ऐसी ज़रई ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार पर 10% उशर अदा करना होता है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी ज़रई ज़मीन है जो कि ज़मीन से पानी निकाल कर, ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाल कर सैराब की जाती है, तो ऐसे में 20% उशर अदा करना होता है। उशर का निसाब मुकर्रर नहीं है, यानी ज़रई ज़मीन से किसी को कम पैदावार हासिल हो या ज़्यादा पैदावार हासिल हो, जब फसल तैयार हो जाएगी तो उस पर वो 10% या 20% उशर अदा करेगा। अगर कोई शख्स मकरूज़ है लेकिन वो ज़रई ज़मीन का मालिक है और उस पर फसल की पैदावार होती है तो उस पर लाजिम है कि वो उस फसल पर उशर अदा करे। अगर किसी शख्स की मलकियत में ज़रई ज़मीन थी और उस पर फसलें काश्त होती थीं और मकसद तिजारत था या प्रॉफिट कमाना था, तो ऐसे में अगर उस शख्स की उशर अदा करने से पहले मौत हो जाती है तो अब उसके वारसों पर लाजिम है कि वो उस शख्स की तरफ से उस ज़मीन की पैदावार पर उशर अदा करें। ज़रई ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार पर उशर उस फसल में से हिस्सा देकर भी अदा किया जा सकता है, और अगर ऐसा ना करना हो या ना किया जा सकता हो तो कैश देकर या नकदी देकर भी उशर अदा किया जा सकता है। अगर उशर अदा करना हो तो ऐसे में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जैसे ज़कात के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को दी जाए, उसी तरह से उशर भी जब अदा किया जाएगा तो मुसलमानों को दिया जाएगा। अगर किसी शख्स की फसल की पैदावार किसी वजह से ज़ाया हो गई, जल गई या सैलाब की वजह से तबाह हो गई, और ऐसा होने में उस शख्स की अपनी कोताही, अपनी लापरवाही शामिल नहीं थी, तो ऐसे में उस शख्स पर फ़र्ज़ नहीं कि वो उस फसल की पैदावार पर उशर अदा करे। लेकिन अगर उस शख्स की फसल की पैदावार अपनी कोताही, लापरवाही की वजह से, अपनी किसी नादानी की वजह से ज़ाया हो गई है, जल गई है या सैलाब की नज़र हो गई है या कोई और ऐसा मसला आ गया, तो ऐसे में उस पर लाजिम है कि फसल की पैदावार पर वो उशर अदा करे। इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो उशर अदा करे, चाहे उसको किसी से कर्ज़ा लेकर ही उशर अदा करना पड़े। बाद में वो जिस किसी से कर्ज़ा लिया है उसे कर्ज़े की रकम लौटा देगा। अगर किसी शख्स की ज़रई ज़मीन है और उससे उसको पैदावार भी हासिल हुई और उस पैदावार का कुछ हिस्सा ठीक है, बचा हुआ है, और बाकी का हिस्सा ज़ाया हो गया किसी वजह से, जल के, सैलाब की वजह से, किसी और नागहानी आफत की वजह से, तो ऐसे में जो फसल का हिस्सा उसके पास सही है, जो पैदावार उसके पास ठीक हालत में है, उस पर उशर अदा करना फ़र्ज़ है। अगर किसी शख्स के पास ज़रई ज़मीन थी और उससे उसको पैदावार हासिल हुई और उस शख्स ने उस पर उशर भी अदा कर दिया, और मान लीजिए कि 1 साल गुजरने के बाद भी उस पैदावार की आमदन उस शख्स के पास मौजूद है, तो उस पर अगर वो ज़कात के निसाब पर पूरा उतरता हो तो ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। पैदावार पर उशर अदा करने से पहले फसल बोने से फसल काटने तक का कोई ख़र्चा उशर में शुमार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो टैक्स हुकूमत लगाती है वो भी उशर अदा करने के बाद शुमार किया जाता है। क्योंकि आमदनी के लिए फसल को मंडी तक भेजना ज़रूरी है, लिहाजा फसल को मंडी भेजने का ख़र्चा उशर अदा करने से पहले वज़ा किया जा सकता है। फसल का बीज फसल के खर्चे में वज़ा किया जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सी शराइत हैं जो कि अगर पूरी हो जाएं तो उशर अदा करना लाजिम हो जाता है। उशर अदा करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। इसी तरह उशर मुस्तहिक मुसलमानों में तकसीम किया जा सकता है। उशर खेत और बागों दोनों पर लागू होता है। अगर किसी शख्स के पास ज़रई ज़मीन है और वो उसमें कोई फसल, अनाज वगैरह काश्त करता है या फल काश्त करता है, तो उस पर लाजिम है कि फसल तैयार हो जाने पर, फल तैयार हो जाने पर वो उशर अदा करे। उशर सिर्फ उन ज़रई पैदावार पर अदा करना होता है जो कि खुद बोई जाएं और काश्त की जाएं। खुदरा उगने वाली जड़ी बूटियों, दरख्तों, पौधों पर उशर अदा नहीं करना होता। उशर अदा करने के लिए यह शर्त ज़रूरी है कि जो शख्स उस ज़रई ज़मीन का मालिक है वो बालिग हो
اور عاقل ہو، سمجھدار ہو. یعنی اگر کوئی شخص نابالغ ہے، نا سمجھ ہے، یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو ایسے میں اس پر لازم نہیں کہ وہ عشر ادا کرے. لیکن اس طرح کی صورتحال میں اس شخص کا جو کوئی بھی سرپرست ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی زرعی زمین سے حاصل ہونے والی زرعی پیداوار پر، جس کی غرض پروفٹ کمانا ہو، منافع کمانا ہو، اس پر وہ عشر ادا کرے. عشر واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی شخص ہی اس زرعی زمین کا مالک ہو. اگر کوئی ادارہ کسی زرعی زمین کا مالک ہے، یا کوئی شخص اپنی زمین کسی ادارے کو دے دیتا ہے اور اس زمین سے زرعی پیداوار بھی حاصل ہوتی ہے، تو یہ اب اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فصل تیار ہو جانے پر وہ عشر ادا کرے. اگر زرعی زمین کسی شخص کی عارضی ملکیت میں ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس شخص پر لازم ہو جاتا ہے کہ جب زرعی پیداوار تیار ہو جائے تو وہ عشر ادا کرے. عشر ادا کرنے کے لیے لازم نہیں کہ کوئی شخص زرعی زمین کا مالک ہو. اگر کسی شخص نے کرائے پر زرعی زمین لی ہوئی ہے، یا کسی نے کسی کے پاس زرعی زمین گروی رکھوائی ہوئی ہے اور اس پر زرعی پیداوار ہو رہی ہے، تو جس شخص کے پاس وہ زمین ہے، وہ شخص ذمہ دار ہے کہ اس پر وہ عشر لازمی ادا کرے. سال میں جتنی دفعہ بھی زرعی زمین سے پیداوار حاصل ہوگی، اتنی دفعہ اس پر عشر ادا کیا جائے گا. یعنی اگر کسی زرعی زمین پر 3 دفعہ فصل سال میں کاشت ہوتی ہے، تو جب بھی وہ فصل تیار ہوگی تو اس پر وہ شخص عشر ادا کرے گا. اگر کسی شخص کی ملکیت میں زرعی زمین ہے لیکن وہ شخص مقروض ہے، باوجود اس کے جب بھی اس زرعی زمین پر فصل کی پیداوار تیار ہوگی تو اسے اس پر عشر ادا کرنا لازم ہوگا. یہ تھا ہمارا پروگرام عشر کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.